नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, तुम दहेज ज़रूर लेके जाना। तो मेरी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी। अब तैयारियों में सबसे ज़्यादा अहम क्या है? शॉपिंग, पार्लर। कम से कम मेरे लिए तो वही था। बाकी काम मम्मी पापा और सब घर वाले देखें, मुझे क्या मतलब है बाकी काम से? भाई, अब इतने सालों से बेटी की शादी की प्लानिंग तो हर लड़की के माँ बाप करते हैं, तो करे। मम्मी पापा ने एक डायरी बनाई थी जिसमें सारा काम, सारे सामान की लिस्ट, गेस्ट लिस्ट, जिन जिन को बुलाना था, ये सब नोट किया था। हम सब मिलके एक एक करके सामान खरीदते जा रहे थे और एक एक आइटम को टिक करते जा रहे थे। ज्वेलरी, कपड़े, बेडशीट, कॉस्मेटिक्स का सामान, क्रॉकरी, गिफ्ट्स, पूजा का सामान, लेने देने की चीज़ें। वो चलता है ना शादियों में, लेन देन। किसी के यहाँ से गिफ्ट आता है और किसी के यहाँ जाता भी है। सबकी ड्यूटी लगाई थी पापा ने, कौन क्या खरीदेगा। ज़्यादा तो वैसे मेरा ही इन्वॉल्वमेंट था, मेरी पसंद से जो सब कुछ लाना था। लिस्ट के एक सामान पर टिक करते हुए मैंने कहा, काफ़ी सामान हो ही गया है पापा। रुको, काउंट करके बताती हूँ कितना रह गया। 1, 2, 3। और मैंने अपनी गर्दन ज़रा ज़्यादा ही डायरी में घुसा ली और आइटम्स काउंट करने लगी जो बाकी थी। काउंट करके मैंने पापा की तरफ देख के कहा, अब थोड़ा ही बचा है। कुछ कपड़े, क्रॉकरी, पूजा का सामान और 1-2 छोटी छोटी चीज़ें। पापा जो मेरे सामने चेयर पर बैठ के चाय पी रहे थे, चाय का सिप लेके हंसे और बोले, बेटा छोटा मोटा नहीं, अभी तो मोटा मोटा सामान बाकी है, 2 पेज आगे जाके देख। मैं थोड़ा हैरानी से बोली, अच्छा और भी है? तो अगले पेज पे क्यों नहीं लिखा? 2 पेजेस बाद क्यों पापा? तो पापा बोले, बेटा गेस्ट लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी अगले पेज पर और ये 2 पेजेस सामान के लिए कम पड़ गए, इसलिए बचा हुआ बाद में लिख दिया। तो मैंने 2 पेजेस पलटे देखने के लिए कि क्या क्या मोटा सामान बचा हुआ है। मैंने देखा पापा ने बेड, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा सेट और पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। मैं थोड़ा लड़ने के अंदाज से पापा से बोली कि ये सब क्यों पापा? मेरे कपड़े, ज्वेलरी तो ठीक था, लेकिन ये सब क्यों? उनके घर में बेड भी नहीं है, ज़मीन पे सोते हैं, फ्रिज के बिना ही जिंदगी बिता रहे हैं। वो क्या सोफ़ा लेने के लिए बेटे की शादी का इंतज़ार कर रहे थे? ये सब बोलते बोलते मैं जैसे मानो अपने स्कूल के दिनों में पहुंच गई और अपनी इन्हीं बातों को याद करने लगी जब मैं और पूजा मिलके यही सब बोलते थे। पूजा मेरी सबसे अच्छी दोस्त। वैसे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन पूजा के साथ मैं ज़्यादा समय बिताती थी। तो हम दोनों ही अपनी बड़ी दीदियों की शादी देखा करते थे। हम दोनों का ही परिवार काफ़ी बड़ा था। ताऊ जी की बेटियाँ, मौसियों की बेटियाँ जो हमसे काफ़ी बड़ी हैं और उनकी शादियाँ हमारे स्कूल टाइम से शुरू हो गई थीं। तो हम देखते थे कि उनकी शादियों में दहेज का यही सब सामान दिया जाता था, बेड, फ्रिज, अलमारी, सोफ़ा वगैरह वगैरह। और हम दोनों मिलके लड़के वालों का बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि क्या वो ज़मीन पे सो रहे हैं अभी तक, घर में फ्रिज भी नहीं है, बेटे की शादी का ही वेट कर रहे थे कि कब शादी होगी, कब सामान आएगा। और हम दोनों तो जैसे कि प्रण ही ले लेते थे कि हम नहीं ले जाएंगे ये सब, अच्छे घर में शादी करेंगे, जैसे कि हमारे ही हाथ में था सब फैसले लेना। और ये सब सोच वहीं ख़त्म नहीं हो गई। स्कूल के बाद कॉलेज, जॉब, हर जगह साथ ही रही ये थिंकिंग थी। इसीलिए शायद पापा की लिस्ट देख के थोड़ी नाराज़गी सी हुई और ध्यान वापस से पापा की तरफ आ गया।
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पापा भी ये सामान देने का सोचेंगे भी। आफ्टर ऑल ज़माना बदल गया है और शायद पापा भी अवेयर थे मेरी थिंकिंग से, लेकिन उन्होंने मेरी सोच की कोई परवाह भी ना की। ये सोच के फिर और गुस्सा आ गया और उसके बाद तो जैसे एक लंबी बहस ही छिड़ गई। मैं लॉयर की तरह दलीलें दिए जा रही थी, पापा तो जैसे बेअसर। समझाने की कोशिश करते रहे, नैना बेटा सब देते हैं, रिवाज है, मैं क्या अलग हूं समाज से? तेरी दीदियों को भी तो दिया था भाई साहब ने। पर मैं भी अड़ी हुई थी, दिया होगा लेकिन मैं तो नहीं लेके जाऊंगी। इतने गरीब घर में मेरी शादी मत करो प्लीज, मैं उन्हें पिंच करते हुए बोली। बाद में उन्होंने बस फाइनल स्टेटमेंट दी कि लिस्ट में लिखी एक एक आइटम आएगी और तेरे ससुराल जाएगी। मैंने फिर एक बार कोशिश करते हुए कहा, आपका मन है ना पैसे खर्च करने का, एक काम करो फिक्स डिपॉजिट करा दो। सामान तो उन लोगों के घर होगा ही ना, फिर इन सब पर पैसे क्यों वेस्ट करने हैं? उन्होंने आंखें बड़ी बड़ी करके मेरी तरफ देखा और चाय की आखिरी बड़ी घूंट लेके वहां से उठ के चले गए। अब पापा तो पापा ही हैं, जो सोचेंगे करेंगे ही। एक एक चीज मुझसे पसंद करा के ली, जैसे कि मुझे फुकाने की ठान के ही बैठे थे। पहले तो मैं भी एक दो दिन गुस्सा रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि करनी तो उन्होंने अपने मन की ही है, फिर मैं क्यों अपनी शादी की एक्साइटमेंट खराब करूं? फूकने हैं पैसे, इन्होंने फूक दिए, इसीलिए तो जमा करते रहे हैं जिंदगी भर। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया मन से पापा का दिया दहेज। मेरी शादी को करीब 12 दिन हुए थे कि पूजा की कॉल आई मेरा हालचाल पूछने के लिए। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की कॉल देख के मैं बहुत खुश हो गई और जैसे ही कॉल रिसीव की, पूजा ने ऑलमोस्ट चीखते हुए ही कहा, कैसी है नैना? जैसे सालों बाद बात हो रही हो हमारी। अच्छी हूं। तो अब याद आई मेरी? थोड़ा शिकायती लहजे से मैंने कहा। यार सोचा कि तू बिजी होगी, नई जगह नई दुनिया, अब कहाँ दोस्तों के लिए टाइम होगा तेरे पास। मजाकिया तंज कस ही दिया उसने भी। और बता, सेटल हो गई नए घर में? सेटल, घर, इन दो शब्दों को तो जैसे मेरे कानों ने पकड़कर कीले बनाकर पूरे बदन पर चुभा दिया। यार इतनी जल्दी कैसे? क्या स्टूपिड सा सवाल है। अच्छा, जल्दी पूछ लिया क्या? पूजा तो अभी भी मजाकिया मूड में थी। वो भी सवाल में जवाब देती सी बोली, तू अपना दहेज जरूर लेके जाना। मैंने बात का रुख एकदम से बदलते हुए धीमी सी आवाज में कहा। घर और सेटल जैसे शब्द शायद आंख तक आए आंसू बाहर खींच लाए। उसके फोन से पहले मैं अपना घर ही तो मिस कर रही थी। कुछ घंटों पहले रोके भी चुकी थी। क्या? उसने कहा। क्या बोल रही है? जरा जोर से बोल। तू अपना दहेज जरूर लेके जाना, थोड़ा तेज और रुआसी सी आवाज में मैंने उसे कहा। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रही है? ये दहेज कहां से आ गया? क्या शादी होते ही आंटी सी बन गई? आंटी वाली बातें? और ये तू कह रही है, वो भी रोते हुए? हमारी झांसी की रानी, क्या हो गया तुझे? समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ झंडा लहराने वाली एकदम से कैसी बातें कर रही है? हाँ यार, एक अजनबी जगह में ये सामान ही तो है जो तुझे सबसे ज्यादा अपना लगेगा। मुझे अपने घर की, पापा की याद तो बहुत ही ज्यादा आ रही थी और बहुत तेज रोना भी आ गया। मैंने उसका फोन काटा और फौरन पापा को डायल किया। पापा के फोन उठाते ही बस पापा कह के रोने लगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? किसी ने परेशान किया क्या? थोड़ी चिंता सी महसूस हुई उनकी आवाज में। नहीं पापा, कुछ नहीं,
बस आप सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ज़्यादा दिन कहाँ ही दूर रहती थी मैं आप लोगों से। नानी के घर भी मन नहीं लगता था मेरा, और अब तो एकदम अनजान घर में ही भेज दिया ना पापा। बेटा थोड़े दिन दे अपने आप को, फिर वो घर यहाँ से ज़्यादा अपना लगने लगेगा। पापा थैंक यू, बड़ी नरमी से कहा मैंने। अरे मेरे बच्चे, बातें तो कितनी अच्छी करवा ले अपने पापा से, उसके लिए थैंक यू बोलेगा मेरा बच्चा। पापा भी लाड दिखाते हुए बोले। नहीं पापा, दहेज देने के लिए थैंक यू पापा। पापा मजाकिया हुए जा रहे थे और मेरा मन तूफानों में डोलती सी कश्ती सा हुआ जा रहा था। बेटा वो तो हर पेरेंट्स प्लान करते हैं, देते हैं, और तुझे क्यों ये सूझा? किसी से कोई बात हुई सामान को लेकर? नहीं पापा। फिर बेटा, सवालिया लहजे से उन्होंने कहा। पापा ये सामान ही तो है जो मेरा सबसे ज्यादा अपना है इस अनजान जगह पर। कैसी बातें कर रही है बेटा, वो लोग भी तेरे अपने हैं, वो घर भी अब तेरा अपना है। पापा कह देने से एकदम से तो सब नहीं बदल जाता ना। मेरा मन क्या स्विच है कि जब चाहूं किसी भी दिशा में दबा दूं? आप ही ने तो कहा ना पापा कि कुछ वक्त दे अपने आप को, पर इस समय में तो ये सामान ही है जो मुझे सबसे ज्यादा अपना सा लग रहा है, जो बेझिझक मेरा है। ये मेरे घर से आया है, या यही मेरा घर है। देख बेटा, इसीलिए मैंने जिद की थी देने की, इसीलिए मैं एफडी वाली बात भी नहीं माना था। पता है ना बेटा पापा को सब, पापा ने तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है। नैना, सबको फीलिंग समझाना या लॉजिक समझाना किसी बात के पीछे मुश्किल होता है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने रीति रिवाज बना दिए कि बस मानने हैं। लेकिन सबके अपने मायने होते हैं बेटा, चाहे तुम्हें वो शॉर्ट टर्म में नजर ना आए, लेकिन सबका एक पर्पस होता है। नहीं समझ आ रहा तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस मान लो। समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं भी आया तो फायदे तो मिलते ही रहेंगे ना उनके। हाँ पापा, मैंने भी पापा की बातों पर हामी भरते हुए कहा। तो यहीं तक थी मेरी कहानी। तो जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती जा रही है, इसकी कुछ रिवायतें समझने लगी हूँ। क्या मैं भी अब मेरे पापा जैसी होने लगी हूँ? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।